अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। चुनावों का होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव है। चुनाव के जरिए जनता अपनी मनपसंद सरकार को चुनती है और जहां चुनाव होते हैं वहां पर लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के जरिए सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से वोट डालने का अधिकार दिया गया है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को, वयस्क का मतलब होता है जो बड़े हैं, और मताधिकार का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार। वयस्कों की आयु हर देश में अलग अलग है। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस में यह उम्र 18 साल है, नॉर्वे में 23 साल, भारत में यह उम्र 21 साल थी, लेकिन 1989 में 61वें संशोधन के जरिए इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम हो, किसी बड़े अपराध का दोषी ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। भारत के अंदर चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 324 के जरिए भारत के अंदर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग हर तरीके के चुनाव करवाता है। चुनाव आयोग के अंदर एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। चुनाव आयोग के बहुत सारे काम हैं। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। जब इलेक्शन होते हैं तो चुनाव क्षेत्रों को बांटा जाता है। हर इलाके के लोग किसी एक स्कूल के अंदर वोट डालते हैं, तो इसे कहते हैं चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन चुनाव आयोग करता है। मतदाता सूची का निर्माण करना। चुनाव आयोग जब भी इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले मतदाता सूची तैयार करता है और मतदाता सूची के अंदर काट छांट करता है। जैसे कुछ लोग 18 साल के हो गए तो उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। कुछ लोग मर गए हैं या जो है किसी वजह से दुनिया में नहीं है तो उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाता है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। किसी को हाथ, किसी को कमल, किसी को झाड़ू। और चुनाव आयोग हर तरीके के चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, हर तरीके के चुनाव चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिताओं को लागू करता है। जब इलेक्शन होते हैं तो चुनावों के दौरान कुछ खास नियमों को लागू किया जाता है, उसे कहते हैं चुनाव आचार संहिताएं। जैसे 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। 2 दिन पहले चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और चुनाव आयोग मतदान केंद्र का निर्माण करता है, बूथ का निर्माण करता है, मतगणना करके परिणाम घोषित करता है। जब इलेक्शन होते हैं तो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, ना कि सरकार के अधीन। हर पार्टी चुनावों से पहले एक घोषणा पत्र जारी करती है, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसके अंदर पार्टी अपने वादों को जनता के सामने रखती है और जनता के वोट हासिल करने की कोशिश करती है। दोस्तों, चुनाव करवाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम अपनी चुनाव प्रणाली में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि किसी दूसरे तरीके के बारे में हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। जिस प्रणाली को हमारे देश के अंदर अपनाया गया उसे कहते हैं सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, यानी जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। इस प्रणाली के अंदर एक देश को उतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं, और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, तो इसे ही सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली कहते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि उसे वोटों का बहुमत मिले, इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। मिसाल के लिए भारत के अंदर लोकसभा की 545 सीटें और 543 सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो पूरे भारत को 543 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और हर हिस्से से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर विधानसभा की 70 सीटें हैं, तो दिल्ली को 70 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। हर एक हिस्से से कई प्रतिनिधि इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक जीतेगा जिसे विधानसभा का सदस्य बना दिया जाएगा। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली के कई फायदे हैं। यह प्रणाली बहुत आसान है, एक आम मतदाता इसको आसानी से समझ सकता है। इसमें खर्चा भी कम होता है और चुनाव का काम भी बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है, लेकिन इसके नुकसान भी है। अगर मैदान में उम्मीदवार ज्यादा होते हैं तो कभी कभी ऐसा इंसान भी जीत जाता है जिसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मिसाल के लिए एक मैदान के अंदर 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी, और कुल वोटों की संख्या है 100। ए को मिलते हैं 40 वोट, बी को मिलते हैं 30 वोट और सी को मिलते हैं 30 वोट। इस तरीके से ये टोटल 100 वोट हो गए। यहां पर ए को जीता हुआ मान लिया गया क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ए को पसंद ना करने वाले लोगों की तादाद 60 है। अगर बी और सी के वोटों को जोड़ा जाए तो
तो टोटल वोट जोड़ने पर 60 बनते हैं, यानी 60 लोग ऐसे हैं जो ऐसे नफरत करते हैं, फिर भी ए जीत गया। तो इसमें क्या होता है, वोट बढ़ जाते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा व्यक्ति भी जीत जाता है जिसे ज्यादातर जनता पसंद नहीं करती। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली के अंदर राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कोई भी उस दल को या उस पार्टी को वोट देना पसंद नहीं करता जो राष्ट्रीय मुद्दे उठाता है, बल्कि जो नेता आपसे कहेगा कि मैं आपकी गली बनवा दूंगा, मैं सड़क बनवा दूंगा, मैं आपकी जरूरतों को पूरा कर दूंगा, आप उसे वोट दोगे। इसी तरीके से अगर कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठाता है कि मैं देश का विकास कर दूंगा, उस पार्टी की तरफ लोग कम ही ध्यान देते हैं। और इसमें उम्मीदवार लोगों के वोट हासिल करने के लिए झूठे झूठे वादे भी करता है। इससे कहते हैं सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। आइए अब दूसरे चुनाव के तरीके के बारे में जानते हैं, जिसमें मतदाता का एक वोट भी बेकार नहीं जाता। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में क्या होता है, अगर आपने किसी उम्मीदवार को वोट दे दिया और वो उम्मीदवार हार गया तो आपका वोट बेकार चला गया। लेकिन दूसरा सिस्टम ऐसा है जिसमें एक वोट भी बेकार नहीं जाता है, उससे कहते हैं हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों को चुना जाता है। इसे ही कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और इस प्रणाली में हर उम्मीदवार को या हर पार्टी को वोटों के अनुपात में सीटें मिलती हैं। सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि हर पार्टी को वोटों के अनुपात में सीटें मिलती हैं। दूसरा फायदा इसका यह है कि मतदाता का एक भी वोट बेकार नहीं जाता। मिसाल के लिए यहां पर 3 पार्टियां खड़ी हुई हैं या 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक को 40 वोट मिले, दूसरे को 30 और तीसरे को 30, तो यहां पर सीटें भी वोटों के परसेंट में मिलेंगी। यानी ये नहीं देखा जाएगा कि इनमें से जिसको ज्यादा वोट मिले उसे जीता हुआ मान लो, बल्कि नहीं, यहां पर वोटों के परसेंट में सीटें मिलेंगी और मतदाता का एक वोट भी बेकार नहीं जाएगा। तो इस प्रणाली के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी है। इसमें गठबंधन सरकार बनती है, इसलिए सरकार कमजोर होती है, मतगणना करने में बहुत समय लग जाता है और यह प्रणाली बहुत खर्चीली भी है। भारत के अंदर सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन कभी कभी यह चीज हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक भी साबित हो जाती है। जी, 1984 के लोकसभा चुनावों पर जरा एक बार नजर डालते हैं। 1984 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को 48% वोट मिले, जबकि सीटें मिली 543 में से 415। दूसरी तरफ बीजेपी को देखते हैं, जिससे 7.4% वोट मिले और सीटें मिली सिर्फ 2। एक और पार्टी को देखते हैं हम, तेलुगु देशम को 4.1% वोट मिले और सीटें मिली 30%। तो सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में क्या होता है, पार्टी को वोटों के अनुपात में कम या ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, लेकिन समानुपातिक प्रणाली के अंदर हर पार्टी को वोटों के अनुपात में ही सीटें मिलती हैं। जी, चुनाव करवाने के हालांकि कई तरीके हैं। अगर आजादी से पहले के चुनाव पर नजर डालें तो अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र को अपनाया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर किसी एक निर्वाचन क्षेत्र को किसी खास जाति या धर्म के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। उस इलाके से या उस क्षेत्र से उसी जाति या धर्म के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकते हैं और उसी जाति या धर्म के लोग वोट डाल सकते हैं। इस सिस्टम को अंग्रेजों ने अपनाया था भारत की एकता को खत्म करने के लिए। दूसरा है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के अंदर सभी उम्मीदवार वोट डालते हैं, सभी लोग वोट डालते हैं, लेकिन उम्मीदवार उसी जाति या वर्ग का होता है जिसके लिए वो सीट आरक्षित की गई है। भारत की 543 सीटों में से 89 सीटें एससी के लिए और 41 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। भारत के लोकतंत्र के सामने काफी सारी समस्याएं, परेशानियां हैं, इसलिए चुनावों के अंदर सुधार करने के लिए भी कुछ सुझाव दिए जाते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि भारत को सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली की जगह समानुपातिक प्रणाली को अपना लेना चाहिए और चुनावों के अंदर अपराधी प्रवृत्ति को उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। धन और बल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। इस तरीके से भारत के चुनावों के अंदर कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।